ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगी हो सीने में। आप लोग, इस वीडियो में मैं बौद्ध जैन अन्य साहित्य के बारे में बता रहा हूं, और इसके पहले वाले वीडियो में पुराण, वेदांग सूत्र, वेद के बारे में मैंने बता दिया है, और जाके चैनल पर वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से पढ़िए। और आज आप लोग जान लीजिए कि आज जो युग है, वर्तमान युग में कंपटीशन का जो युग चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें बिना गहराई से पढ़े, बिना अच्छे तरीके से पढ़े कंपटीशन बीट नहीं हो सकता है। कि कोई इसका सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, गहराई से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं, हम इस बारे में जानकारी करते हैं कि बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य क्या है और जैन साहित्य में क्या है और अन्य साहित्य में क्या है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा सही क्या है। ध्यान से पढ़िए और नोट करते जाना। ठीक है, नोट करते जाना। बौद्ध साहित्य, ध्यान दीजिए, बौद्ध साहित्य के बारे में है कि जातक में, जातक कथा, जातक साहित्य, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। भाई, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? जातक कथा में वर्णित है या जातक साहित्य में वर्णित है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा जातक तो उसमें लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हीनयान, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। इस हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसमें कथा वस्तु में। अब इसमें से क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, किस ग्रंथ में है? तो कथा वस्तु ग्रंथ में है। समझ में आ रहा है? फिर ठीक है, आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, और फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है? बौद्ध ग्रंथ। भाई, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध के बारे में ही बताया जा रहा है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे क्या है? नागसेन द्वारा रचित, किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ग्रंथ। ये क्या है? मिलिंद पन्हो ग्रंथ नागसेन के द्वारा लिखा गया है, और ये पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें हिंद यमन, इसमें हिंद यमन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। किसमें? मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। हिंद यमन शासक कौन थे? मिनांडर थे। और मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है किसमें? मिलिंद पन्हो ग्रंथ में, जो कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें प्रश्न उठता है भाई, उठेगा, पूछा जाएगा या पूछ सकता है कि नागसेन के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। समझ में आया? अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। अब ये भी प्रश्न उठ सकता है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ में हिंद एवं शासक के बारे में किस हिंद एवं शासक के बारे में सूचनाएं मिलती है? मिनांडर शासक के बारे में सूचनाएं मिलती है। समझ में आ रहा है कि भाई? समझ में आ रहा है ना? नोट बनाते जाइएगा कि नागसेन के द्वारा कौन सा रचित ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मिनांडर के शासक, मिनांडर जो है यवन
क्या है, हिंद एवं शासक थे। समझ में आया कि नहीं आया, प्रश्न उठता है। ठीक है, अब हिंद बौद्ध साहित्य के बारे में हो गई जानकारी। फिर आगे हम बढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भाई देख लो, अब बात आ गई कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। प्रश्न उठ सकता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आगम कहा जाता है, लिख दीजिएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, वो कल्प सूत्र से प्रारंभ होता, जानकारी होती है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचनाकार यानी कि कल्प सूत्र के रचनाकार कौन से हैं, भद्रबाहु हैं। कौन है, भद्रबाहु हैं। प्रश्न उठ सकता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, कल्पसूत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र क्या है, एक ग्रंथ है, ठीक है, सूत्र से प्राप्त होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, भद्रबाहु है। समझ में आया। जैन धर्मों में परिशिष्ट पर्वन भद्रबाहु चरित, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ में ये परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ, भद्रबाहु चरित्र ग्रंथ, आचरांग सूत्र ग्रंथ, भगवती सूत्र ग्रंथ, कलिका पुराण ग्रंथ आदि ये प्रमुख हैं। समझ में आया। जिसमें जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर, इसके महावीर भाई, महावीर के जीवन कीर्तियों, अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किया गया है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में, जैन ग्रंथ के किस जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कीर्तियों तथा अन्य समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण किस में है, किस सूत्र में है, किस ग्रंथ में है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, ये देखो भगवती सूत्र क्या है, एक ग्रंथ है। समझ में आया, भगवती सूत्र एक ग्रंथ है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर के जीवन चरित्र एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों, महावीर के संबंधों का जो विवरण मिलता है किस ग्रंथ में है, भगवती सूत्र में है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में है। यानी कि ये क्या है, भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ का एक ग्रंथ है, ये ऊपर बताया गया है। समझ में आया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अन्य साहित्य के बारे में बताएंगे। अन्य साहित्य क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक, ये तो सबको पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। उनको चाणक्य को और नामों से जाना जाता है कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र में आपको ये नहीं पता रहा होगा कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकारणों एवं 180 प्रकारणों में विभाजित है। भाई अर्थशास्त्र 15 अधिकारणों में विभाजित है तथा 180 प्रकारणों में विभाजित है। तो अर्थशास्त्र में अधिकारणों की संख्या कितनी है, 15 है, और अर्थशास्त्र में प्रकारणों की संख्या कितनी है, 180 है। समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मौर्यकालीन, भाई अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य शासक जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किससे, अर्थशास्त्र से। ठीक है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त दे दिया या कौटिल्य दे दिया या चाणक्य दे दिया, तो आपको एक उसमें से चुन लेना है, लिख देना है। ठीक है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का कर्मबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, देख लीजिए, कलहड़ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कलहड़ के द्वारा किया गया। भाई संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का, क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, कलहड़ के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, कलहड़ ने किया। प्रश्न उठ सकता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस लेखक के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो कलहड़ के द्वारा किया गया। समझ में आया, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो कलहड़ द्वारा रचित, कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी है। कलहड़ के द्वारा पुस्तक, कौन सी पुस्तक रची गई? राजतरंगिणी। आपको पता है कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं कि कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है। या ये प्रश्न पूछा जाता है कि कलहड़ ने राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ है। अच्छा, राजतरंगिणी को राजाओं की नदी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है कि राजाओं की नदी कहा गया है राजतरंगिणी को। समझ में आया? कलहड़ के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है, जिसको राजाओं की नदी कहा जाता है। इसमें 8 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं। राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं। इसमें कश्मीर शासकों का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर शासकों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलहड़ के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी को आप जाने रहिए कि राजतरंगिणी को और किन नामों से क्या कहा गया है? राजाओं की नदी कहा गया है। तो ठीक है, फिर इसमें राजतरंगिणी में, यानी राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं। नोट करते जाइए, राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं। और राजतरंगिणी में किस शासकों का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस शासकों का वर्णन किया गया है? कश्मीर शासकों का वर्णन किया गया है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कश्मीर शासकों का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो राजतरंगिणी में किया गया है। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से, ठीक है। शेयर करते रहिए ना फिर, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। और अरबों की, अब बात आ गई अरबों की सिंध विजय वृत्तांत का वर्णन। अरबों की सिंध विजय, भाई सिंध विजय, अरबों की जो सिंध विजय हुई थी, सिंध विजय वृत्तांत का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है। चचनामा पुस्तक में किया गया है। भाई प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरबों की सिंध विजय के बारे में वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो चचनामा में किया गया। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद हैं। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चचनामा के पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद हैं। समझ में आ रहा है? चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद हैं। अब चचनामा पुस्तक में किस विजय का वर्णन किया गया है? अरबों की सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। भाई अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, इसमें मौर्य शासक के पहले का इतिहास, यानी कि मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युग के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य युगीन राजनीतिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? अष्टाध्यायी पुस्तक में। समझ में आया? अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। अब प्रश्न उठ सकता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। और पूछा भी गया है, उस प्रश्न में पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। और संस्कृत भाषा की प्रथम, यह भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? पाणिनि है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है। तो अष्टाध्यायी में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य के इतिहास, मौर्य के पहले इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक के अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आया? नोट करते जाइएगा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक वीडियो आपको बहुत काम में आएगी और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? अष्टाध्यायी में पहली बार, अब देख लो भाई, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि भाषा, किसका? लिपि शब्द का प्रयोग किया गया, भाषा का नहीं, लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टाध्यायी
पुस्तक में पहली बार अष्टाध्यायी में यानी कि अष्टाध्यायी पुस्तक में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया? लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न उठ सकता है कि अष्टाध्यायी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। समझ में आया? अगला क्या है? पतंजलि। अगला क्या है भाई? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। पुरोहित समझते हो? उनसे आजा बाबा जैसे रहते नहीं है, मतलब उनके पूर्व के लोग। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। अब यह भी प्रश्न पूछा जा, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। समझ में आया? पतंजलि शुंग पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो अगला क्या है टॉपिक? कात्यायन। कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है बाबू। क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है। अब देखिए, कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन जो है जिसने लिखा, लेखक हैं कात्यायन, और इनकी जो संहिता है वो गार्गी संहिता। एक क्या है? गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। ये गार्गी संहिता जो है क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है। अब कात्यायन के लेखक कौन है? गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। और कात्यायन मतलब गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है। ठीक है, तो फिर भी लेकिन ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी कह रहा है कि इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भाई ज्योतिषी ग्रंथ में भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा बात सोचने वाली बात है कि ज्योतिष ग्रंथ में यवन आक्रमण का जो उल्लेख मिल रहा है, काहे मिल रहा है? ठीक है, तो कात्यायन, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कात्यायन के लेखक कौन है? कात्यायन किस पुस्तक के लेखक हैं? किस ग्रंथ के लेखक हैं? गार्गी संहिता के लेखक हैं। गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है। और गार्गी संहिता के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? कात्यायन है। समझ में आया? गार्गी संहिता में किस भारत में होने वाले किस आक्रमण का उल्लेख मिलता है? गार्गी संहिता में भारत में होने वाले किस आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। प्रश्न समझ में आया? आंसर बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका सहयोग रहेगा तो मैं और अच्छा से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बस इस वीडियो में यहाँ तक, और भी इसके आगे वीडियो पढ़ती रहेगी। आप अच्छे से पढ़िए, इतिहास भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी पढ़िए, और क्या नाम है, राजनीति भी पढ़िए, जो भी है सब पढ़िए। इंग्लिश भी पढ़िए, इंग्लिश भी वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है।